इकाई 1 के सभी चैप्टर्स समाप्त हो चुके हैं। अब इकाई 2 के चैप्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका पुष्पी पादपों की आकारकी। पुष्पी पादपों की आकारकी में चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है और उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है मूल। सबसे पहले मूल का अध्ययन करेंगे, उसके बाद तना, फिर पत्ती, फिर पुष्पक्रम, पुष्पक्रम के बाद पुष्प, फल, बीज, कुछ प्ररूपी पुष्पी पादपों का अर्ध तकनीकी विवरण, और उसके बाद फिर एक टॉपिक और है आपका बचता है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फूलों का वर्णन। ये सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले चलिए मूल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं और देखते हैं कि मूल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मूल तो है मुसला मूल तंत्र, कहने का मतलब एक जड़ आपकी हो गई मुसला जड़। दूसरा हो गया झकड़ा मूल तंत्र, कहने का मतलब जड़ आपकी हो गई झकड़ा जड़। और तीसरा यहाँ पर देखिए अपस्थानिक मूल लिखा है, इसका मतलब अपस्थानिक मूल भी होता है। तो ज़रा देख लेते हैं इनके बारे में और क्या लिखा हुआ है। द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। मतलब जो मूलांकुर विकसित होते हैं सबसे पहले सर्वप्रथम प्राथमिक मूल बनाते हैं और इन्हीं मूलों से फिर द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल का विकास होता है। द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल का विकास होता है और इस प्रकार से प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल ये आपस में मिलकर के मुसला मूल तंत्र का निर्माण करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर सरसों का पौधा है। इसके बाद देखते हैं झकड़ा मूल तंत्र कहाँ से निर्मित होता है, कैसे बनता है। यहाँ से शुरुआत है। देखिए एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होते हैं, मतलब जो प्राथमिक मूल विकसित होती है वो शीघ्रतम नष्ट हो जाती है और इसी के स्थान पर अनेक मूल निकल जाते हैं। ये मूल तने के आधार से निकलते हैं और इन्हीं मूलों को झकड़ा मूल तंत्र के नाम से जानते हैं। इसका मतलब जड़ें अभी हो गई, अभी आपको बताए मुसला जड़ के बारे में, अब दूसरा बताए आपको झकड़ा जड़ के बारे में। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल गेहूँ का पौधा होगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, कुछ पौधों में वो पौधे कौन कौन से एग्जाम्पल भी आपका है, जैसे घास तथा बरगद। इसमें जो मूल है वो मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलते हैं। अन्य भाग से निकलते हैं इसलिए ऐसे जड़ों को अपस्थानिक मूल के नाम से जानते हैं। चलिए इनके कार्यों के बारे में देख लेते हैं कि मूल के क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना है। तो ये हाइलाइटेड जो है इसको भी आप लिख लेंगे और यहाँ पर अपस्थानिक मूल के बारे में भी इसको आप लिख लेंगे। इसमें कोई भी चीज़ छाँटने लायक नहीं है क्योंकि सभी प्रकार के यहाँ पर मूल और मूल तंत्र के बारे में ही वर्णन किया गया है। चलिए अब अध्ययन कर लेते हैं मूल के क्षेत्र। मूल के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो ज़रा यहाँ पर एक संरचना के माध्यम से, ये जड़ की संरचना है, इसके माध्यम से समझेंगे कि मूल के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक क्षेत्र है मेरिस्टमी सक्रियता क्षेत्र। मेरिस्टमी सक्रियता क्षेत्र। एक चीज़ यहाँ पर और जान लेते हैं, मेरिस्टमी सक्रियता क्षेत्र जो होता है सबसे शीर्ष भाग पर होता है और शीर्ष भाग को कवर करने के लिए यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसको मूल गोप के नाम से जानते हैं। उसके बाद चलते हैं, जो आपका दूसरा क्षेत्र है वो है दीर्घीकरण क्षेत्र। मेरिस्टेमेटिक सक्रियता क्षेत्र में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं ये विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं, बार बार विभाजित होकर के कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी करने का काम करती हैं। उसके बाद ये कोशिकाएं पीछे की ओर बढ़ती हैं और इनमें दीर्घीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। ये दीर्घीकरण इलांगेट होकर के, लंबी होकर के जड़ की लंबाई में वृद्धि करने का काम करती हैं और इलांगेट जो कोशिकाएं पाई जाती हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, तीसरा क्षेत्र है आपका परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र में बहुत पतली पतली कोमल धागे की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मूल रोम के नाम से जानते हैं। यह क्षेत्र दीर्घीकरण क्षेत्र के समीप स्थित होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे स्थित होता है। तो इस तरह से ये तो आप संरचना के माध्यम से समझें। अब ज़रा देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है।
इस क्षेत्र के बारे में यहाँ पर क्या वर्णन है मूल क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था वो यहीं पर लिखा भी गया है। मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूलगोप से ढका रहता है। जो शीर्ष भाग होता है कहने का मतलब वो मूलगोप से ढका होता है। और यहाँ देखिए लिखा है मूलगोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमेटी या मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती हैं तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। उनमें बार बार विभाजन होता है। अभी मैंने बताया था कि ऐसी कोशिकाओं में बार बार विभाजन क्रिया होगा, विभाजन होता है। अगर विभाजन होगा तो कोशिकाएं जो होंगी वो संख्या में वृद्धि करेंगी और संख्या में वृद्धि करती हैं तो फिर क्या होगा, संख्या बढ़ेगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, इस क्षेत्र के समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता में लंबाई में बढ़ती हैं और मूल की लंबाई में बढ़ोतरी करती हैं। और उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, जहाँ पर कोशिकाएं लंबाई में बढ़ती हैं उसे दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। इसके बारे में आपको बता ही दिया गया था। आप देखिए आगे क्या कहेंगे। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता और परिपक्वता आ जाती है, इसलिए दीर्घीकरण के समीपस्थ स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में बहुत पतली तथा कोमल धागे जैसी संरचनाएं निकलती हैं जिसको मूलरोम के नाम से जानते हैं। और मूलरोम क्या करता है, मिट्टी से खनिज और लवणों का अवशोषण करता है। तो इस तरह से इसकी संरचना के बारे में हो गया, कितने क्षेत्र पाए जाते हैं मूल में, इसके बारे में हो गया। अब चलिए देख लेते हैं मूल में रूपांतरण। कुछ मूल ऐसे भी होते हैं जो रूपांतरित हो जाते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, किस लिए? खनिज तथा लवण के अवशोषण के अतिरिक्त कुछ सहारा प्रदान करने के लिए या श्वसन के लिए उनमें संरचनाओं में परिवर्तन आता है। तो ज़रा इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कुछ पादप मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण, पानी खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त अन्य कार्यों को करने के लिए, मतलब कुछ अन्य कार्य भी होते हैं जिनको करते हैं, अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेते हैं। अब रूपांतरण देखिए, आगे देखते हैं क्या है। वे भोजन संचय करने के लिए अथवा सहारा के लिए अथवा श्वसन के लिए रूपांतरण करते हैं। अब देखते हैं कि किसमें कैसा रूपांतरण होता है। जैसे गाजर और शलजम की मूसला जड़ तथा शकरकंद की अपस्थानिक जड़ भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है। ये हो गया जड़ों में रूपांतरण। अगला देखिए, बरगद से लटकती हुई संरचनाएं जो होती हैं जिन्हें प्रोप रूट के नाम से जानते हैं, ये सहारा देने वाली होती हैं, सहारा देने का काम करती हैं। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे देख लीजिए, मक्का तथा गन्ने के तने सहारा देने वाली मूल तने की निचली गांठों से निकलती हैं। इन्हें अवस्तंभ मूल कहते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ पौधे जैसे राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, इसमें बहुत सी मूल भूमि के ऊपर वायु में निकलती है। वायु में निकलेगी क्यों? ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करने के लिए ये जो जड़ें होती हैं इनके, ये वायु में निकल आती हैं ताकि इन्हें उचित मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। आगे लिखा भी गया, ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तो इस तरह से मूल के बारे में पूरा वर्णन हो गया। अब अगले वीडियो में तना के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए इतना आप नोट कर लेंगे जितना आपको बताया गया है। इसके बाद अगले वीडियो में तने के बारे में बताया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो व्हाट्सएप पर अगर हम वीडियो नहीं भी डाल पाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा जैसे ही हम किसी वीडियो को अपलोड करते हैं। वैसे डालूँगा, लेकिन मान लीजिए आप पहले भी देख सकते हैं अगर हम नहीं डालें तो,
या किसी कारणवश भूल भी जाते हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगेगा, ना आपका कोई फ़ायदा है ना मेरा ही कोई फ़ायदा है, लेकिन सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।